नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। 2027 के चुनाव से पहले सभी सियासी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर रहे हैं सभी सियासी दलों के कार्यकर्ता। लेकिन इस बीच कांग्रेस को इंतजार था कि उनके नेता भी आए तो कार्यकर्ताओं में कुछ जोश आए, और वो मौका आ भी गया है। 19 महीने बाद आखिरकार कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देगी। धन्यवाद इसलिए कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो सफलता मिली थी, उत्तर प्रदेश की जनता से जो समर्थन मिला था, उसके लिए अब धन्यवाद देने का मौका आया है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस धन्यवाद रैली में, बल्कि यूं कहा जाए कि इन धन्यवाद रैलियों में शामिल होंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज करेंगे। लेकिन 19 महीने देखा जाए तो कुछ देर से यह धन्यवाद दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है। मुद्दा ये कि बीजेपी के विधायकों ने, जिस तरह से ब्राह्मण विधायकों ने अलग से बैठक की और उसके बाद जिस तरह से उनको चेतावनी मिली, उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर के आमतौर पर इस बात की चर्चा भी हो रही है कि क्या ब्राह्मण मतदाता नाराज हैं या ब्राह्मणों की नाराजगी का कुछ असर दिखेगा। कांग्रेस को ये मुद्दा मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस के पास ब्राह्मण वोट पहले रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस उसके लिए क्या रणनीति बना रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। पर क्या इस वजह से ये टाइमिंग सही हो सकती है? यानी 19 महीने की देरी तो हुई लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक, लेकिन ये टाइमिंग सही भी हो सकती है। तो देर आए दुरुस्त आए की जगह अब देर आए, क्या ब्राह्मण वोट साथ लाए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे तो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं राज शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और हमारे साथ है देवकी नंदन मिश्रा जी। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ है। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है, और नए साल का आगाज हो चुका है, इसलिए आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत शुभकामनाएं। सबसे थैंक यू। पहले राज शर्मा, शुक्रिया सर। सबसे पहले राज शर्मा जी, आपसे ये सवाल। 19 महीने बाद अब धन्यवाद कांग्रेस देगी। क्या 19 महीने आपको नहीं लगता है कि कुछ देर हो गई है? क्योंकि इसका वादा तो लोकसभा चुनाव के समय किया गया था। प्रियंका जी ने बोला था चुनाव के बाद कि धन्यवाद देंगे, लेकिन 19 महीने बाद धन्यवाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं शिल्पी जी। देखिए, समय समय की बात होती है। ये कहना मैं नहीं समझता कि मैं इस बात से इत्तेफाक रखूं कि हम लोग लेट हो गए। ये हम्म, राजनीति और भी होती है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। वो दूसरी पार्टी तो कहती है हम लोग 24 घंटे इलेक्शन में रहते हैं। तो मेरा ये हम्म, मानना है जो 24 घंटे इलेक्शन में रहता है वो देश के लिए क्या करता होगा। हम देश के मुद्दों को उठा रहे हैं और विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल जी के पास जिम्मेदारी है। और शायद यहाँ का पक्ष समझे ना समझे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता को ये समझना चाहिए कि जो विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का काम होता है और सबसे बड़ा जो काम होता है पहले नंबर पे, कि वो सत्ता पक्ष के लिए जो गलत काम कर रही है उसकी आवाज उठाएं। हम्म, जैसे कि राहुल जी हर आवाज को उठाते हैं और जो भी मुद्दे वो उठाते हैं उस पर वो अपने विचारों को बदलते नहीं है। कोई भी हम्म, इतिहास गवाह है इस बात का। अगर आप जब से वो सक्रिय हुए, अगर उनका एक बयान भी जिसपे वो खुद पलटे हो, तो मैं सोचता हूँ शायद हो नहीं पाएगा। बाकी ये तो हम्म, कहना बेकार है कि राजनीति छोड़ दो, ये छोड़ दो। तो जो मेन सवाल है कि अभी लेट नहीं हुए। अभी हमारी मंडल में पूरे उत्तर प्रदेश में से 17 से 18 रैलियां होंगी बड़ी, जिसमें हम्म, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब सब लोग शामिल होंगे, लगे हुए हैं इसमें। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये वक्त वक्त की होती है। हमने भी लंबे समय से सत्ता करी। हमने इनके साइनिंग इंडिया को ब्लर कर दिया था। यही चिल्ला रहे थे। इन्होंने 4 से 5 महीने पहले इलेक्शन कराए थे। हम जीते थे, हमने सरकार चलाई। नीतियां पब्लिक को पसंद आए ना आए, कभी कभी होता है। मेरी नीयत में खोट ना हो, लेकिन हो सकता है मेरी नीति गलत हो। तो मैं इस पे नहीं कहता ठीक है, इन्हें किस तरह भी ये जीते, किस तरह गड़बड़ के, मैं तो इनके बारे में कहता हूँ नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल। कुछ ये लोकसभा जीतते हैं और कुछ को ये चोरी करके जीत लेते हैं, सत्ता में आते हैं। लेकिन ठीक है, सूर्य निकलता है फिर ढलता है, इनका भी अंत आएगा। चलिए, और सूरज निकलता है फिर ढलता है, और ढलता है तो उसके बाद अगले दिन फिर से निकलता है, ये बात तो सही है। देखिए जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी बात है, क्योंकि 19 महीने हो चुके हैं, अब धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि राज शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई देरी नहीं हुई, और अगर चुनाव को देखा जाए तो अगले साल है, तो ऐसे में धन्यवाद देने का सही मौका ये कहा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से कि अभी है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्या जो संगठनात्मक जो एक तरह से सुस्ती है, वो सामने नहीं आती
कि इतने दिनों से इसका प्लान नहीं बन पाया था? ये ठीक है कि अलग-अलग जगह बिहार में चुनाव रहे, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सक्रिय रहे, लेकिन फिर भी सर, ये आपको लगता है कि धन्यवाद देने में इतना गैप हो सकता है? धन्यवाद के बारे में तो कहा जाता है कि जैसे कोई कुछ कहे, हुँ, उसके प्रति कृतज्ञता तुरंत ज्ञापित करना चाहिए, अगर धन्यवाद यात्रा देनी है तो। तभी हुँ, धन्यवाद का मतलब है, अन्यथा धन्यवाद का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हुँ, कांग्रेस की जहां तक बात है, देखिए हुँ, राहुल गांधी की अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी निश्चित तौर पर चाहते हैं कि कांग्रेस रिवाइव हो, कांग्रेस वापस आए। और 2024 में जो सफलता मिली है वो ड्यू टू राहुल गांधी मिली है, वर्कर के नहीं मिली है, क्योंकि वर्कर तो सोया हुआ है। बातें बहुत सारी होती हैं, मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी कोई काम हो रहा है कांग्रेस में। 2027 में चुनाव है, 11-12 महीने बचे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग काम नहीं कर रहे हैं। और तो केवल यही नहीं है, मैं अभी बंगाल गया था, बंगाल में भी यही हाल है। बंगाल में कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली, बंगाल में चुनाव में तो सिर्फ 4-5 महीने बचे हुए हैं। दरअसल पूरा कांग्रेस केवल और केवल राहुल गांधी की निगाह, मतलब नजर उनकी तरफ उठा करके देखता रहता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। अरे भाई, क्या आपकी योजना है, क्या नहीं है? और सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये नेशनल लेवल पर भी है। नेशनल लेवल पर भी वर्कर्स के भीतर जो निराशा है, वर्कर्स के भीतर जो प्लानिंग नहीं है। और प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग तो राहुल गांधी करेंगे नहीं। राहुल गांधी एक लीडर है, एक चेहरा है। राहुल गांधी का काम प्लानिंग करना नहीं, प्लानिंग करने के लिए दूसरे लोग हैं। लेकिन वो सारे लोग राहुल गांधी की तरफ देखते रहते हैं कि राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। पूरा फोकस राहुल गांधी पर रहता है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर बड़े लीडर हैं, और जितने भी आज की तारीख में लीडर हैं देश में, उनमें सबसे पढ़े लिखे लीडर हैं, सबसे योग्य लीडर हैं, सबसे ज्यादा समझ रखने वाले लीडर हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के पास वो टीम नहीं है जो ये काम कर सके, लोगों तक उनकी बात को पहुंचा सके। वो बातें भी बहुत सटीक करते हैं। अभी राहुल गांधी का मैं देख रहा था कि पूरे साल का उन्होंने हुँ, ट्विटर पर डाला था कि पूरे साल उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात करी। अच्छी बात है, उन्होंने बहुत सारे सेगमेंट के लोगों से मुलाकात करी, लेकिन क्या उनकी बात उन सेगमेंट के सारे लोगों तक पहुंची? नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि मीडिया उनको दिखाता नहीं है। मीडिया जब उनकी कोई बात ऐसी आ जाती है जो नेगेटिव हो, उस पर सिर्फ चर्चा करता है, पॉजिटिव बातों पर चर्चा नहीं करता है। यह बिल्कुल, देश तो का जी। दुर्भाग्य है। जी, तो राहुल गांधी करते हैं वो बात आगे आकर के, लेकिन उसके बाद जो उनका संगठन है, जो उनकी टीम है, वो शायद कहीं न कहीं वो फ़ॉलो अप भी नहीं कर पाती। राज शर्मा जी, अभी आपने सुना देवकीनंदन जी को कि कोई राहुल गांधी जी के अपने एफर्ट में फिलहाल कमी नहीं दिख रही है, लेकिन संगठन या टीम की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो चुनाव का ट्रेंड हो गया है उत्तर प्रदेश में, चाहे आप समाजवादी पार्टी को देखिए कि लगातार कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, और इसमें पीडीए के ज़रिए एक सफलता मिली है। पीडीए प्रहरी हो या पीडीए पाठशाला हो या पीडीए चौपाल हो या फिर बीजेपी, जो इस काम में माहिर समझी जाती है कि उनके पास टीम है। तो अगर उत्तर प्रदेश में टीम की मजबूती नहीं है, तो कहीं न कहीं रैलियों में भी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आएँगे, और वो फिर वो कारवां आगे कैसे चलेगा? आपको लगता है कि टीम की तरफ से इस एफर्ट की ज़रूरत थी? देखिए शिल्पी जी, मैं तो ब्लंटली कहने के लिए मशहूर हूँ, मैं साफ-साफ कहता हूँ। हुँ, और अगर मिश्रा जी जैसे विश्लेषक हों, तो ये देश निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि मैं टीवी पे बैठता रहता हूँ, मुझे विश्लेषक बायस दिखते हैं, और आपने जो कहा अनबायस का, मैं कुछ मेरी मर्यादा हैं, कुछ ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि मैं चुप रहूँ। लेकिन मैं एक हुँ, बात ज़रूर कहूँगा मिश्रा जी की बात से, मैं 200% इत्तेफ़ाक रखता हूँ। मैं अपने हुँ। के लिए कह सकता हूँ कि राहुल जी जितनी मेहनत करते हैं, उसकी मैं अगर ग 10 से 12% मेहनत कर लूँ, हमें सत्ता से आने में कोई नहीं रोक सकता। ये चलिए, है आप मेरा, तो बिल्कुल, मैं आप मान तो रहा हूँ। मर्यादा में रहे, आपने बात कही, लेकिन आपका संकेत, आपका इशारा और आपकी जो बातों के पीछे जो बातें छिपी हैं, वो सभी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। देवकीनंदन जी, जिस तरह से ये पूरी टाइमिंग है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी आएँगे, जैसे अभी राज शर्मा जी ने भी कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आएँगे। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कांग्रेस बात और मुद्दे तो बहुत अहम उठाती है, क्योंकि आप अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, 17 सीटों पर लड़े, 6 सांसद बने।
35 का स्ट्राइक रेट रहा और उसमें कहीं ना कहीं संविधान को बदलने के नैरेटिव ने भी एक काम कर दिखाया। ऐसा अकेले बात नहीं कि समाजवादी पार्टी की टीम नहीं काम किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी जी यहाँ से गए, वैसे ही कांग्रेस के जो जो ये मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं हवा में चले गए। तो ये अब तो पीछे से आगे आने में फिर 2027 में आपको नहीं लगता है कि ये बहुत इसमें मेहनत होगी? क्योंकि होमवर्क जितना मजबूत होगा, क्लास में परफॉर्मेंस भी तो उतना मजबूत होगा। लेकिन फिलहाल ये होमवर्क तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, यह बात सिर्फ जब पढ़ाई होती है तब के लिए लागू होता है। जब हम पढ़ते हैं तब होमवर्क की बात आती है, यहाँ होमवर्क की बात नहीं आती है। हाँ। क्योंकि बहुत सारा होमवर्क तेजस्वी यादव ने बिहार में किया था, क्या कर लिए? बीजेपी अचानक आई और 88% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीत करके चली गई। तो यहाँ होमवर्क का मतलब नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियां होमवर्क ही करती हैं। जिस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे वो चुनाव मोड में रहती है, 365 दिन, उस पार्टी के लीडर ये कह रहे हैं कि उनके वोटर का नाम कटता जा रहा है एसआईआर में। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लीडर हैं, राष्ट्र देश के लीडर हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे वोटर का नाम कट रहा है। अगर उनकी टीम लगी होती, उनके वर्कर लगे होते, तो उनके वोटर का नाम कैसे कट जाता? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, वर्कर हमेशा जब सत्ता रहती है तो उत्साहित रहता है। वर्कर को भी लगता है कि हमको भी कुछ मिल रहा है। भाई जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो उसका एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, बहुत सारे लोग मंत्री बन जाते हैं और बहुत सारे लोग कुछ नहीं बन पाते हैं। तो जो कुछ नहीं बन पाते हैं, अगर उनको भी कुछ मिलता है, सत्ता तो, पावर तो केवल दिखाने के लिए नहीं है ना। तो वर्कर की बीजेपी में सुनी नहीं जाती है। वर्कर ने दिखा दिया, वर्कर नहीं खड़ा हुआ वहां जाकर के, वर्कर नहीं गया एसआईआर भराने के लिए, एसआईआर का फॉर्म भराने के लिए, वर्कर ये किसी को तैयार करने के लिए नहीं खड़ा हुआ कि भाई आप आइए और आप अपना, आपका लखनऊ में वोट है तो आप वहां गांव वाले वोट, गांव में अपना फॉर्म मत भरिए, लखनऊ में ही रहने दीजिए। 1.5 लाख से ज्यादा एक उत्तर विधानसभा वहां वोट कट गया। ब्रजेश पाठक की पर जो डिप्टी सीएम है, खुद वो डिप्टी सीएम है, उनसे बड़ा पद मुख्यमंत्री के बाद वही है दूसरे नंबर के, उनकी सीट से सबसे ज्यादा वोट कट गया। क्यों नहीं रोक पाए वो? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारी में, बिल्कुल बीजेपी की तैयारी में ये कमी रही है बीजेपी कि केवल, चर्चा हो देखिए रही क्या है है सर जी। क्योंकि जैसे बीजेपी के आपने साथ कहा टीवी है, कार्यकर्ता बीजेपी के नाराज हैं, साथ सर मीडिया है। आपने जैसे कहा कार्यकर्ता हम चर्चा को वापस ट्रैक पर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अभी कांग्रेस की चर्चा हो रही है। ये सही है कि बीजेपी एसआईआर में उस तरह से काम नहीं कर पाई या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस तरह से काम नहीं किया, ये कहा जा सकता है, जिसको लेकर के बाद में मुख्यमंत्री जी की चिंता देखने को मिली या दूसरे बड़े नेताओं की चिंता देखने को मिली, अरे ये तो हमारे वोट कट गए, ज्यादातर हमारे समर्थक थे, ये खुलेआम मंच से बोला गया। लेकिन जो नाराजगी है वो कई लेवल पर है और अभी जिस नाराजगी की कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ब्राह्मण विधायकों की बात है। वो अलग मिलकर के बैठे और उन्होंने मीटिंग की या डिनर मीटिंग की और उसके बाद जिस तरह से चेतावनी उनको दी गई है तो उसको लेकर के पार्टी में जिस तरह से सुगबुगाहट है वो आप देख रहे हैं। राज शर्मा जी से पहले पूछती हूँ, राज शर्मा जी इस बात पर आपके स्ट्रेटेजिस्ट की, आप लोगों की नजर तो होगी कि बीजेपी के जो ब्राह्मण विधायक थे उन्होंने बैठक की, उसके बाद ब्राह्मण मतदाताओं में एक तरह से इसको लेकर के बहुत अनरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे अपनी तरफ से बहुत जजमेंटल होकर के हो रहा है, लेकिन दिखाई पड़ रहा है। तो कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने के लिए कुछ प्लान बना रही है क्या? देखिए शिल्पी जी, मैं एक और बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, जो मेरे देश में 5 6 7 धर्म के लोग रहते हैं उनको एक कम्युनिटी अप्रोच करके सबको साथ लेके चलती थी। मैं सोचता हूँ कि जैसे मिश्रा जी और हम लोग ने, मैंने भी एक जमाना देखा, मैं भी सर्विस करा हुआ इंसान हूँ, और तो तब हम लोग नहीं जानते थे क्या जात बिरादरी है क्या, भाई इतना पता था ये मुस्लिम है हिंदू है बस, जा ये नहीं हुई थी। जब से बीजेपी आई ये ब्राह्मणों को ही नहीं तिरस्कार कर रही है, ये हर जाति का तिरस्कार कर रही है। आप अगर गौर से देखेंगे तो देखिएगा, ये भी एक बात चली थी कि जब किसी ब्राह्मण विधायक मीटिंग कर रहे थे तो विधायक मुख्यमंत्री जी ने फोन किया उन्हें क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो विधायक बाहर आए और बाहर आके फिर जो अंदर बैठे थे उनको कहने लगे। ये भी मुझे नहीं पता कि उन विधायक ने अंदर वाले विधायक से क्या कहा, लेकिन कुछ तो धमकी दी होगी। उनका नेचर है ना, नेचर
और धमकी। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर पाऊंगा, अपने जिले की बात करूंगा कि मेरे जिले में मैं ब्राह्मणों से मिलता हूं, मिलता तो वैसे सब जातियों से हूं मैं अपने घर में तो बहुत बड़ा पंडित हूं, जब मैं गेट को लांग जाता हूं फिर मैं एक हिंदुस्तानी हो जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए जो मेरे पंडित का वोट है वो जाटव का भी, वाल्मीकि का भी, मुस्लिम का भी, क्रिश्चियन का भी, जैन का, सबके वोट की ताकत एक बराबर है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो सवाल आपने किया था कि ब्राह्मणों के बारे में अगर विशेष रूप से बात करूं तो अच्छा नहीं लगता है मुझे योगी जी के बारे में, लेकिन मठाधीश है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री वो गाइडेड मुख्यमंत्री है और उनके अंदर एक जात बिरादरी बहती है जो एक सूबे के मुख्यमंत्री के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैंने उन्हें नहीं वोट दिया, लेकिन मेरा भी उन पर उतना ही अधिकार है जितना उनके कार्यकर्ता का है। आप वो उत्तर प्रदेश के अभिभावक की तरह है, लेकिन क्या ये देखने का विषय है, क्या आपने सोचा था कि सनातन धर्म की सरकार, तथाकथित जो कहते हैं लोग कि सनातन धर्म की है, इस पे सनातन धर्म का बच्चा, सनातन धर्म की महिला, सनातन धर्म की जागीर कह लीजिए, मैं अब क्या कहूं, जागीर ही कह लो, क्या सुरक्षित है? आप बता दीजिए सनातन धर्म के चलिए, कौन बहुत सा? नहीं, ये तो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग कहीं भी जो होते हैं घर से बाहर तो हिंदुस्तानी होते हैं, और इस बात से मेरे ख्याल से सब इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जो सवाल था देवकीनंदन जी, जो सवाल था कि कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक था, भले ही ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि हम लोग तो सबका वोट लेते हैं और सबको बराबर मानते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पॉलिटिक्स होती रही है और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से सफलता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिली है, उसमें पीडीए का बड़ा रोल था। तो अब जब ये एक वर्ग एक तरह से नाराज बताया जा रहा है, तो आपका क्या मानना है कि कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट अगर इस पर काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं कि नहीं? आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है? और अगर नहीं कर रहे हैं तो एज एज अ पॉलिटिकल पार्टी कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। देखिए, जो ब्राह्मण है वो डोमिनेटिंग मतलब हम्म, कास्ट कही जाती है, और हम्म, उत्तर प्रदेश में करीब 18% से ऊपर ब्राह्मण है, वोट है। उसे कोई हालांकि बताने वाले कोई 10% बताता है, कोई 8% बताता है, उसको ब्राह्मणों को हमेशा कमतर करने की कोशिश की जाती है। अभी आपको ध्यान होगा कि बीजेपी के 36 विधायकों की भी एक कुटुंब बैठक हुई थी, एक पिछले कुर्मी सत्र। सम्मेलन हुआ था, ठीक। और अभी एक लोध सम्मेलन हुआ था हम्म, जिसमें लोधों के अधिकार की बात की गई थी। तो ठीक। अगर क्षत्रिय सम्मेलन हुआ और कुर्मी सम्मेलन हुआ, लोध सम्मेलन हो रहा है, और अब ब्राह्मण अगर विधायक बैठ करके किसी विधायक के घर पर, वो भी विधायक केवल, उसमें पब्लिक नहीं शामिल है, अगर वो भोजन कर रहे हैं तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह है, अगर इस पर आपत्ति की गई है, जैसा किया गया है, बीजेपी की तरफ से किया देखो, गया है, सार्वजनिक रूप से किया गया है तो सर। ये बीजेपी ब्राह्मणों का, इससे तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। इससे तो ये साबित होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की वजह से भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों का तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो कभी इस पार्टी में रहते हैं, कभी उस पार्टी में रहते हैं। राजपूत का मतलब जिसकी जिसकी सत्ता हो उसके साथ वो रहते हैं। चाहे वो अखिलेश यादव की सत्ता हो तो राजपूत उनके साथ चले गए, कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी के साथ, और बसपा की सत्ता है तो बसपा के साथ। देखिए, ब्राह्मण निश्चित तौर पर, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस का हमेशा से साथी रहा है, आज से नहीं रहा है, और ब्राह्मणों को कांग्रेस ने जितना दिया है उतना किसी पार्टी ने नहीं दिया, ये भी एक सच बात है। एक जमाना था कि जितने भी राज्य है उसमें 80-90% राज्यों में मुख्यमंत्री और गवर्नर ब्राह्मण ही हुआ करते थे, मैंने ये देखा है। लेकिन अब पॉलिटिक्स का रास्ता बदल गया है, अब बदल गया है, बैकवर्ड क्लास की पॉलिटिक्स आ गई है। दलित एक तरफ चला गया है, मायावती की तरफ। मायावती को लोग कितना ही कमजोर कहें, लेकिन मायावती के साथ दलित है, आज भी है, भले उनका वोट 9% हो गया हो, लेकिन अब वो बैकवर्ड क्लास की पॉलिटिक्स बीजेपी लगातार करती आ रही। आपको ध्यान होगा कि जब 2019 में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था केंद्र में, तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इसी लखनऊ शहर में, और भी शहरों में मैंने पता किया था, उस समय लगा था, इस लखनऊ शहर में कम से कम 50 होर्डिंग लगी हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि किस जाति के कितने मंत्री बनाए गए हैं।
हालांकि वो लगाया बीजेपी की तरफ से ही गया था, लेकिन वो बताया गया था कि किसी मतलब संगठन की तरफ से लगाया गया है, किसी सामाजिक संगठन की तरफ से लगाया गया है। तो अब चूंकि पॉलिटिक्स बैकवर्ड क्लास की हो गई है, इस वजह से ब्राह्मणों को निगलेक्ट करने की कोशिश हो रही है। चलिए, नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट करने की सर कोशिश हो रही है, लेकिन जब बीजेपी ने किसी को चेतावनी नहीं दी, क्षत्रिय विधायकों को चेतावनी नहीं दी, लोध सम्मेलन हुआ, कुर्मी सम्मेलन हुआ, जब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने तो सबसे पहले विनय कटियार से मिले, उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह से मिले, लेकिन जब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो उनको खुलेआम न सिर्फ चेतावनी मिल गई बल्कि इसको रिपीट भी किया गया, कहा गया बीजेपी के संविधान में ये नहीं है, किसी तरह से बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो लेकिन इसका अगर विपक्षी दल होने के नाते अगर अपना वोट बैंक खोया हुआ वापस कांग्रेस को पाना है तो उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने अब तक इस पर काम शुरू कर दिया होगा, क्योंकि सीएसडीएस की रिपोर्ट को अगर देखें तो 2022 में 79% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था, मैं रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। तो अब ऐसे में तो ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है इस समय जहां कांग्रेस की नजर हो सकती है, और ये टाइमिंग भी उसके लिए सही है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को इस ओर कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट ने काम शुरू किया होगा कि नहीं? पहले अपने फिर से मूल सवाल पर आती हूँ सर। देखिए, बीजेपी के नेता खुद डरे हुए हैं ब्राह्मणों को लेकर के। ये जो घटनाक्रम हुआ है इससे और ज्यादा डर गए हैं। इस वजह से डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि ब्राह्मण अपने मूल घर वापस लौट सकता है। लेकिन मैं फिर वहीं पर लौटूंगा कि कांग्रेस की जो बहुत सारी वीकनेस है, एक वीकनेस नहीं मैं कहूंगा, राहुल गांधी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ वीकनेस में ही आएगा, सब कुछ वीकनेस में आएगा। चलिए, इससे ये साबित हो गई सर ये बात, आपके इसी एक लाइन में सब सारा मर्म जो है वो छिपा हुआ है कि वो ये हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को अभी बीजेपी से कितना असंतोष ब्राह्मणों को है इसी का भरोसा है, अलग से अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। राज शर्मा जी, जिस तरह से पिछले दिनों अखिलेश यादव ने, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और दोनों ने संकेत भी दिए हैं आगे भी मिलकर के चुनाव लड़ने की, बड़ी सफलता भी मिली थी लोकसभा चुनाव में निसंदेह। अखिलेश यादव को जब सवाल किया गया था तो उन्होंने ये कहा, कहां से कौन लड़ेगा, उन्होंने कहा जो जहां से मजबूत है वहां से वो लड़ेगा, जो जहां से बीजेपी को हरा सकता है वो लड़ेगा, और यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। आपने देखा होगा कि बिहार में बहुत कंफ्यूजन हुआ था, तो अब मजबूत कांग्रेस को जगह जगह होना पड़ेगा ना, अगर अखिलेश यादव जी की बात को माने तभी तो आप मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। तो क्या राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के इस दौरे से, इन रैलियों में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? आपको लगता है गठबंधन में अपनी बात आप मजबूती से रख पाएंगे कि नहीं इसके बाद? सबसे पहले कहता हूँ, जब बड़ा नेता आता है, अगर मान लो मंडल में आता है, और मैं कहता हूँ मंडल क्या, अगर दिल्ली से सहारनपुर से गाजियाबाद अगर मेरे नेता गाड़ी से घूम जाए, बिना रुके भी ना रुके किसी जिले में, सिर्फ स्वागत कराते कराते जाए, तो ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश आता है, गर्माहट उस जिले की हवा में आती है। ये नेता है और जिनको वर्ल्ड जान रहा है। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी भी वही एक ख्वाहिश है जो कार्यकर्ता की ख्वाहिश है, हमें सब सेपरेट होकर लड़ना चाहिए। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं सीडब्ल्यूसी का मेंबर नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि जो नेता सीडब्ल्यूसी डिसाइड करेगी हमें उसी पे चलना है, कहीं ना जाके हम मजबूर हैं अपनी पार्टी के संग, लेकिन मैं अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूं। यहाँ पे कोई बीजेपी का प्रवक्ता होता अपनी बात कहने से डरता है, उसको कल से मना कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये आजादी है कि मैं कम से कम अपनी आत्मा की आवाज भी सुन। चलिए, ये बेबाकी तो आपने दिखाई है, ये इसकी तो प्रशंसा करनी पड़ेगी कि आपने इस बात को कहा कि आप क्या चाहते हैं, और वो भी एक आपने सार्वजनिक रूप से इस बात को कही कि जब लोग आपको देख रहे हैं तो इससे जोश आएगा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के दौरे से, जैसा हमेशा होता है कि कार्यकर्ताओं में एक जोश भरता है, लेकिन उसके आगे 2027 का एक बड़ा लक्ष्य भी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के किस तरह से कांग्रेस चीजों को तय करती है, गठबंधन में किस तरह से अपनी बात मजबूती से रखती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो टाइमिंग है ये भी बहुत अहम है, खासतौर पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उससे जिस तरह से नाराजगी बताई जा रही है बीजेपी से, और भी कई पिछले दिनों घटनाक्रम हुए हैं, उसको देखते हुए ये भी कांग्रेस के लिए एक मौका
हो सकता है पॉलिटिकली। हालांकि जैसा देवकीनंदन मिश्रा जी ने कहा कि कांग्रेस की राहुल गांधी जी के अलावा बाकी जो संगठनात्मक बातें हैं वो अभी उस तरह से तैयार जमीन उसकी नहीं है। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही था। देवकीनंदन मिश्रा जी आपका और राज शर्मा जी आपका दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की नजर हर ओर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के जब दौरे होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे और किस तरह से 2027 से पहले चीजें अनफोल्ड होती हैं उसको भी हम देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।